मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल। चलिए कुछ बात शुरू करते हैं। हम्म। हम लोग क्या क्या, जैसे आपके आसपास लाइफ में क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं कि हम सीख सकते हैं? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए। इस पृथ्वी पे हम रहते हैं और हम ऐसे रहते हैं इस अर्थ पे, और ऐसे सूरज से रोशनी आती है। हम क्या क्या सीख सकते हैं? एक तो कि हम इस लाइट के बारे में सीख सकते हैं। क्यों? लाइट के बारे में सीख सकते हैं। इस धरती पे पानी भी है, इस पानी के बारे में सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं? ये हवा है, हवा के बारे में सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी? हाँ, जरा जोर से, हाँ, क्या चीज? प्लांट्स के बारे में सीख सकते हैं। और क्या? क्या चीज? एनिमल्स। हाँ, मतलब ये सारे जानवर और ये पेड़ पौधे। ठीक है। और अब हो गया, सूरज हो गया तो चांद तारे मून सब हो गया, है कि नहीं? अब सोलर सिस्टम बोलिए, सैटर्न और जुपिटर और ये सब, उसका कोई मतलब नहीं। पेड़ बोल दिया तो पेड़ हो गया ना प्लांट में। अब गुलाब का फूल, कैक्टस का फूल, ऐसे तो फिर, है कि नहीं? तो हम लोग सीख सकते हैं। ओके। अच्छा, लाइट के बारे में हम क्या सीख सकते हैं, और पानी के बारे में क्या सीख सकते हैं, हवा के बारे में क्या सीख सकते हैं, जो सॉलिड चीजें हैं उनके बारे में क्या सीख सकते हैं, है ना? सॉलिड जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, बताइए, उनके बारे में भी हम कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, और और क्या सीख सकते हैं? ये तो पहले से हमें बना हुआ मिला, साथ में हमने कुछ बनाया अलग से। रेडियो, टीवी, एरोप्लेन, मोबाइल, लैपटॉप, है कि नहीं? ये सब चीजें, ये बिजली, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, कार, ये सब हमने बनाया। तो ये सब कैसे काम करता है ना? जीपीएस सिस्टम आज आप देख रहे हैं, रोबोट्स बनाए हमने। तो एक तो हमको ये लगता है ना, क्लास 9th में बिल्कुल जितना इनका सिलेबस है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, मुश्किल से वो कायदे का स्टूडेंट रहे तो सामने बैठा के पढ़ाया जाए तो 5-6 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। इससे ज़्यादा है नहीं इनका। लेकिन उसको इतना लिखवाते हैं, और समय में उनको तो समय काटना है स्कूल के लोगों को, कि समय कटे। चैप्टर का नाम लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो, फिर ये लिखो वो लिखो। तुम्हें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं क्लास 12th में, ठीक ना? लिखने की जरूरत नहीं, एकदम लिखिए नहीं, एकदम मेरे सामने तो आप लिखिए ही मत। लिखने का धंधा स्कूल में अच्छा लगता है। अभी एकदम समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपको चीजें जाननी चाहिए। तो हम कितनी चीजों के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे? कोई लाइट को पढ़ने में, अच्छा, लाइट के साथ जिन लोगों ने काम किया उन वैज्ञानिकों का आप नाम जानते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन, चलिए बहुत सुंदर। और कोई नाम? और कोई नाम? ये लिखने जैसी चीज है जो मैं बता रहा हूं, ये लिखने जैसी चीज है।
आपको ना विज्ञान, अरे तुरंत मत लिख दें, सुनिए एक मिनट, एक मिनट। लाइट के साथ जिन लोगों ने काम किया उन लोगों का नाम है न्यूटन, उन लोगों का नाम है क्रिस्टीन हाइगेंस, उनका नाम है थॉमस यंग, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका नाम है क्लर्क मैक्सवेल, उनका नाम है मैक्सवेल के बाद मैक्स प्लैंक, इतने लोगों ने लाइट पे काम किया है ना, इतने लोगों ने। लिखिए, मैं, अरे कुछ मत लिखिए, आप बस सुनिए, केवल सुनिए, समझिए। आइंस्टाइन ने बहुत सारी बातें कही। आइंस्टाइन को क्यों लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग था उसके पास। जब दिमाग उसका तौला गया मरने के बाद, उसकी खोपड़ी किसी ने चुरा ली, उसके दिमाग को चुरा लिया किसी ने, और उसके परिवार को बताए बिना चुराया किसी डॉक्टर ने, और उसके दिमाग को उसने 1200 टुकड़े में तोड़ा, काट करके, या 240 टुकड़े में काट करके सबका एमआरआई किया, सबका स्कैनिंग करके उसने रख दिया कि आखिर इसके पास क्यों इतनी सारी चीजें थी जो कि वो आगे जो बैठे झोले में से कुछ निकाल रही हैं, बंद कर रही हैं। आप कुछ मत करिए ना प्लीज। आप लोगों को ठीक से बैठना नहीं आता है क्लास में, झोले में से निकाल रही हैं, रख रही हैं, कॉपी पेन बंदर की तरह उसी में उलझी हैं, झोले में और कलम में और कॉपी में। आपको चाहिए पोथा लिखने के लिए, एकदम ढंग से पूरी बात सुनिए, नहीं तो घर बैठिए और कोई टीचर पकड़िए जो पोथा लिखवाए आपको। क्या कर रहे थे, भूल ही गए क्या कर रहे थे। अरे बारे में क्या बात कर रहे थे। हाँ, उसके ब्रेन को 240 भागों में काटा गया। उसका ब्रेन 1.5 किलो का था। अमूमन लोगों का ब्रेन कम वेट का होता है, उसका ब्रेन भारी था, और उसके भीतर उन्होंने कुछ चीज़ें स्टडी की होंगी, क्या क्या किया होगा, और उसने कुछ कुछ बहुत सारी बातें की। उसने पहली बार बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है, उसमें पार्टिकल्स हैं, क्वांटा हैं। हाँ, पहली बार आइंस्टाइन ने कहा। आइंस्टाइन ने पहली बार रिलेटिविटी थ्योरी की बात की। आइंस्टाइन ने पहली बार बोला कि मास को एनर्जी में बदल सकते हैं। अगर इतने मास को एक आदमी जो सामने बैठी है ये पर्पल कपड़ा पहन के, जैकेट पहन के, इनके जितना शरीर में मास है, इस शरीर का अगर हाइड्रोजन बम बनाया जाए तो 30 बड़े हाइड्रोजन बम बन जाएंगे इनके मास से। सोचिए, इनको पता ही नहीं कि खुद ये हाइड्रोजन बम है, 30 हाइड्रोजन बम बन जाएंगे। तो आइंस्टाइन ने खूब सारी बातें की। आइंस्टाइन ने हिला के रख दिया दुनिया को। पहली चीज, आइंस्टाइन ने कुछ बातें की जो मैं आपको बता दूं, आपको जानना चाहिए। आइंस्टाइन ने 6-7 बातें कही, और वो बातें बड़ी, कुछ गलत भी रही, कुछ बातें गलत भी रही, कुछ बातें सही भी रही। पहली बात क्या रही, उसने कहा कि मास को किस में बदला जा सकता है, एनर्जी में। दूसरी बात उसने कहा, रिलेटिविटी थ्योरी की बात की कि भाई रिलेटिविटी थ्योरी है, और समय को भी धीमा किया जा सकता है। टाइम की बात की उसने, टाइम के टर्म में। फिर उसने बात की ब्राउनियन मोशन की, ठीक है, ब्राउनियन मोशन की बात की कि कैसे जो है पार्टिकल जो है मूव करते हैं गैसेस में। चौथी बात उसने की इसकी, क्या नाम है, हाँ, कि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड की न्यूटन की जो धारणा है वो गलत है। वो एक स्पेस टाइम कर्वेचर है, स्पेस और टाइम कर्व है, स्पेस टाइम कर्व है, और स्पेस टाइम कर्व में अगर कोई मास रखा जाता है तो वो मास जो है इस कर्व को बिगाड़ देता है। जैसे किसी चादर पे हम कोई मास रखते हैं तो चादर नीचे हो जाती है। तो उसने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड एक इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उसने स्पेस टाइम कर्वेचर की बात की। पांचवी चीज़ उसने बात की लेज़र बीम की। 1917 में उसने एक बात की, लेसर का कंसेप्ट दिया। वो बात उसने की, जिस बात को 1958 में एक किसने, नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने लेसर बीम बनाया। फिर
तो और भी बातें की आइंस्टाइन ने, बहुत सारी बातें जो कि बिल्कुल एक अलग अलग दुनिया की ही बातें थी, अलग अलग दुनिया की बातें थी। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, इसी से आपके बॉम्ब बने, एटॉमिक बम पहला इसी की आधार पे बना, ठीक है ना। पूरे में ऐसा ही होता है। सन हमारा क्या करता है, हमारा सन जो है ये एक गोला है जिसके अंदर मास जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में। सन में मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ये एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है ना। और एक सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, एक सेकंड में 5 मिलियन टन मास इसका कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, कम हो रहा है एक सेकंड में। सन का मास, जिसको आप सूर्य देवता बोलते हैं, वह सूरज नहीं है, वह हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना। बेसिकली जितने भी आपको ये सूरज दिख रहे हैं और ये चांद तारे दिख रहे हैं, ये सारे गैस के गोले और सारे हाइड्रोजन बम है। जैसे एक बम आप फोड़ते हैं तो वो कुछ ऊंचाई पे जाता है, सूरज के पास खूब सारे बम फूट रहे हैं और उसकी वेव्स आती हैं, सन की वेव्स आती हैं, वहां पे सूर्य पे भी तूफान आते हैं, सूरज के अंदर भी धब्बे हैं, हर 11 साल बाद सूरज पे तूफान आते हैं। और सन का बाहर का टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। भीतर का टेम्परेचर 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भीतर है। तो ऐसा ही है, मतलब आइंस्टाइन ने पहली बात क्या कही, मास का एनर्जी में कन्वर्ट होने की बात। दूसरी इसने रिलेटिविटी की बात की, टाइम की, कि देखिए भाई कभी भी हम लाइट के स्पीड से तो जा नहीं सकते। अगर हम लाइट के स्पीड के बहुत करीब चले जाएं, 0.99999999999, इतनी बार 9 लिखूं कि धरती का एक चक्कर लगा के चला आऊं, उतनी बार 9 लिखूं तो भी लाइट के स्पीड से थोड़ा सा कम ही रहेगा ये, तो हम समय को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। उसने ब्लैक होल की बात की, ब्राउनियन मोशन की बात की, ग्रेविटेशनल फील्ड की न्यूटन की जो काबिलियत थी उसको उसने कहा कि नहीं, वो बात भले कैलकुलेशन या हमारे इस लेवल पे सही है, लेकिन वो चीज़ नासा जैसे कि न्यूटन के नियमों पे ही काम करता है और वो सैटेलाइट भेजता है और वो कैलकुलेशन सही बैठते हैं, तो ठीक है, नासा के लिए कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सही है। लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि नहीं, हम तो थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकली ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, स्पेस टाइप कर्वेचर है, ठीक है। और एक बात उसने और कही, छठवीं बात, कि कोई भी भारी मास अगर है और लाइट की रे अगर जा रही है तो लाइट की रे को अट्रैक्ट कर लेगा, लाइट को मास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लाइट को मास अट्रैक्ट करेगा। बड़ी अजीब अजीब बात की, इसमें से कोई भी एक आदमी कोई भी एक बात करता तो वो महान बन जाता, कोई भी बात कोई एक वैज्ञानिक कहता तो आजीवन वो महान बना रहता। उसने 6 अलग अलग बातें कही और 6 अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, इसीलिए उसको सार्वकालिक, सारे एजेस का साइंटिस्ट कहा जाए, ठीक है। तो ये बात ना आपको समझनी चाहिए कि आखिरकार जो लोग हम अपने आसपास की चीज़ों का ही साइंस पढ़ते हैं, कुछ लोग और भी साइंस है कि भाई हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका 75% तो ब्रेन ही ले लेता है। हम इस शरीर की संरचना को समझें, हम पिछली बार बात किए थे कि पत्थर की उम्र कितनी है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, या 8 लाख साल पहले इस पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी हवा में, हम ये कैसे पता लगाएं। तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को ही पढ़ना है, उसी को हम विज्ञान की एक शाखा बना लेते हैं, अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। फिर केमिकल्स की बात हुई कि भाई केमिकल्स कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बॉर्न हेबर ने जो क्लोरीन की ईजाद की, क्लोरीन गैस का उसने आविष्कार किया, और जब हवा बही इस दिशा में, और पहले युद्ध खंदकों में होते थे, लोग मिट्टी के, तुम देखे होगे कोई फोटो जिसमें वो लोग खाई में रहते हैं, खंदक में, याद है, देखे हो कभी फोटो, नहीं देखे हो, नहीं देखे हो। युद्ध में पहले तोपें होती थी, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहाज कहाँ थे, हवाई जहाज तो बिल्कुल नाम मात्र के थे ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो भाई आपका शिप था, आपका ये था, क्या बोलते हैं, खंदक में, खाई में बैठ करके। क्लोरीन का जो उसने आविष्कार किया, खोज की या बनाया,
क्लोरीन जो है, पीछे जो बैठे हो लिखो मत बालक, तुम एकदम शांति से बस सुनो, तुम लिखने का क्या जरूरत, तो मैं अखबार चिपका देता तो तुम अखबार लिखना शुरू कर देते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्लोरीन की जो खोज हुई, और क्लोरीन हवा से भारी होती है, तो क्लोरीन को अगर आप एक बार इनहेल कर लीजिए तो पूरा आपका जाम हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स आप मर जाएंगे। तो 5,000 ब्रिटेन के सैनिक वो खंदकों में सोए हुए थे, बैठे हुए थे, युद्ध लड़ रहे थे। जब हवा उधर की ओर बही तो इन्होंने क्लोरीन गैस को ऊपर से स्प्रे कर दिया, छोड़ दिया क्लोरीन का पाउडर, पूरी गैस जा करके वो पूरी उनकी फेफड़े में गई। 5,000 लोग एक ही दिन में तुरंत विद इन सेकेंड्स मार दिए गए। तो पहली बार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हुआ उसमें केमिकल वेपन्स यूज हुए थे, है ना, डायनामाइट यूज हुआ, उसमें ये यूज हुआ, क्या नाम है आपका, क्लोरोफॉर्म यूज हुआ, उसमें आपका क्लोरीन गैस यूज हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केमिस्ट्री का युद्ध नहीं लड़ा गया, उसमें फिजिक्स आ गई, उसमें एटम बॉम्ब बने, ये सब। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा जो दारोमदार था, जो वेपन्स यूज किए हमने, वो केमिकल वेपन्स यूज किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने फिजिक्स के वेपन्स यूज किए। तब तक राडार आ गया था, राडार है, आपका हवाई जहाज उड़ रहा है, वहां से बॉम्ब गिरा दिया। तो फिर अभी जो कोरोना का युद्ध हुआ, ये तो कैसा था, बायोलॉजिकल युद्ध ही था। कोरोना कैसा था, ये कोरोना की युद्ध है, आप अपना कोई बायोलॉजिकल वेपन ले लीजिए, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया इस तरह का छोड़ दीजिए, तो ठीक है, मतलब आदमी तो चैन से रह नहीं सकता है, उसको तो युद्ध करना है, ठीक है। और वेपन्स हम बनाते चले जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल बने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिजिकल बना। आने वाले समय में ये लोग स्पेस वार करेंगे कि चलो भैया युद्ध करने के लिए पृथ्वी छोटी पड़ गई है, चलो चंद्रमा पे निपटा जाए। तो पता चला हाइड्रोजन बम बना के चंद्रमा को ही उड़ा दिए, और न चांदनी रात हो रही है न कुछ हो रहा है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो विज्ञान तो पूरा गिरफ्त में है पॉलिटिशियंस के और कंपनियों के, और ज़्यादा अमीर लोगों के, और पैसे वाले लोग ही उससे डिसाइड करते हैं। मुंह में लगाने वाली क्रीम से लेकर के तेजाब तक सब वही लोग बनाते हैं और बाजार में उसको उतारते हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, लाइट के बारे में जिन लोगों ने रिसर्च किया उनका नाम न्यूटन, हाइगेंस, थॉमस यंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक और मिचेल्सन एक थे। एक थे माइकल मिचेल्सन करके एक थे, मिचेल्सन, जिन्होंने मुझे लगता है लाइट की स्पीड को पता किया। स्नेल एक थे, स्नेल ने पता किया। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया, मतलब अच्छे 10-15 ब्रेन ने लाइट के पीछे काम किया। हम बात करेंगे कभी कि भाई क्या काम किया, न्यूटन ने क्या बोला, हाइगेंस ने क्या बोला, थॉमस यंग ने क्या बोला। थॉमस यंग ने हिला दिया पूरी दुनिया को ही, न्यूटन की बात पहली बार गलत हुई। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थॉमस यंग की बात को गलत किया, ठीक है। क्लर्क मैक्सवेल ने कोई और बात कही, मैक्स प्लैंक ने कुछ और कहा। तो ऐसे यूरोप में वो भिड़ गए लाइट से। लाइट में कितने लोग काम आए, पढ़ो जरा, साइंटिस्ट के नाम पढ़ो, लाइट में कौन कौन उलझे लाइट से। हाँ, लाइट से इतने लोग उलझे। पानी पे किन लोगों ने काम किया भाई, आर्किमिडीज ने, बोलो। आर्किमिडीज ने काम किया, बर्नौली ने काम किया, न्यूटन ने भी काम किया था पानी पे, बर्नौली ने काम किया पानी पे, है ना। आर्किमिडीज और बर्नौली ने काम किया। हवा पे किन्होंने काम किया, अब हवा में तो बहुत सारी चीजें हैं। हवा में आप क्या बोलिएगा, हवा बोलिए या गैस बोल दीजिए, अगर मैं बोलूं तो गैस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अलग अलग गैसें अलग अलग लोगों ने खोजी हुई हैं, है ना। कैसे गैसेस खोजी गई, है ना। तो उनमें कौन कौन लोगों के नाम आए, तो तुम सुने होगे प्रिस्टले ने किया, थॉमस प्रिस्टले। फिर तुम्हारा कैवेंडिश था, तो जिसने कि खूब सारी गैसेस को खोजा। किस प्रोसेस से हम गैसेस को खोजते थे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से एक आदमी को पता चल गया, उसने 7-8 गैसेस खोज दी। अच्छा, प्राउस्ट, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनको, इन गैसेस को, ठीक ना। तो लाइट में इतने लोग काम किए, हवा में कुछ अलग साइंटिस्ट ने काम किया, पानी के साथ कुछ और काम किया।
सॉलिड में कुछ और लोगों ने काम किया, यंग ने सॉलिड में भी कुछ काम किया, ठीक है ना। फिर जो है इधर धरती के घूमने, धरती गोल है इस बात पे, और धरती सूरज का चक्कर लगाती है या नहीं लगाती है, इस बात पे गैलीलियो ने काम किया, गैलीली ने काम किया, ठीक है, गैलीलियो ने काम किया। फिर आपका न्यूटन आ ही गए इस चीज में। तो तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि तुम्हारे आसपास कोई भी चीज है, उस हर चीज का पोस्टमार्टम किए हुए लोग यहां बैठे हुए हैं। तुम एक बाल भी कहोगे ना, तो बाल पे इतनी किताबें लिखी हुई मिलेंगी कि तुम्हारा पूरा घर भर जाएगा, है ना। एक आंख, तुम देखते हो कि ये आई स्पेशलिस्ट है, ये आंख के डॉक्टर हैं, हाँ, जिंदगी भर पढ़ते हैं तो एक आंख के डॉक्टर बनते हैं, मतलब एक आंख के नहीं, मतलब दोनों आंख के, मतलब आंख के डॉक्टर बनते हैं, राइट। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब तो ऐसा होगा कि बाईं आंख के डॉक्टर अलग होंगे और दाईं आंख के डॉक्टर अलग होंगे। पूरी जिंदगी भर आदमी पढ़ता है तो हार्ट का डॉक्टर हुआ, है कि नहीं। पूरी जिंदगी पढ़ता है तो फेफड़े का डॉक्टर हुआ, एक पूरी जिंदगी पढ़ा तो लीवर का डॉक्टर हुआ, पूरी जिंदगी पढ़ा तो नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, किडनी का डॉक्टर हुआ, है कि नहीं। पूरी जिंदगी पढ़ा तो गायनोकोलॉजिस्ट हो गया। मतलब क्या है ना कि हर शरीर के हर अंग को इन्होंने अलग अलग स्पेशलाइजेशन दे दिया कि भाई इसके ये डॉक्टर है, इसके ये डॉक्टर है। लेकिन शरीर तो पूरा एक टोटलिटी में काम करता है। आंख का अलग डॉक्टर है, नाक गले का अलग डॉक्टर है, फेफड़े का अलग डॉक्टर है, और हार्ट का अलग डॉक्टर है, किडनी का अलग डॉक्टर है, लीवर का अलग डॉक्टर है ना। बाल किसी का झड़ गया तो उसका अलग डॉक्टर है, किसी का चमड़ा खराब हो गया तो उसका अलग डॉक्टर है, राइट। किसी का दिमाग खराब हो गया उसका अलग डॉक्टर है। इतने तरह के डिपार्टमेंट हैं। ओके, कहने का क्या मतलब है ना कि तुम जो पढ़ते हो, अभी ना तुम्हें 9th में तो ये बताया जाना चाहिए कि यार ये दुनिया चलती कैसे है। अभी तो तुम सिर्फ अपने आसपास देख रहे हो, हवा, पानी, सॉलिड। मिट्टी में जाओगे तो मिट्टी में खूब सारे बैक्टीरिया मिलेंगे, मिट्टी, पेड़, पेड़ पौधे, जानवर, है ना। और सब चीजों पे आदमी ने काम किया हुआ है, सब चीजों पे काम किया हुआ है। तो इसके अलावा अब ये तो पहले से हमको मिली हुई थी, लाइट मिला हुआ था, हवा मिला था, पानी मिला था, मिट्टी मिली थी, चट्टाने मिली थी, आदमी मिला था, जानवर मिला था, पेड़ पौधे मिले थे। हमने पहले इसके बारे में खोजा, फिर हमने देखा कि कुछ हमने बनाया, रेडियो, टीवी, एरोप्लेन, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, कार, जीपीएस, रोबोट्स और रॉकेट्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स बनाए, शिप बनाए हमने, है ना, शिप बनाए। तो ये चीजें हमने बनाई। तो इन चीजों का एक अलग साइंस है, इनके बनने के पीछे एक अलग साइंस है, और जो पहले से मौजूद है उसका एक अलग साइंस है। तो क्लास 12 तक, क्या बीएससी तक आपको यही पढ़ाते रहते हैं, या 12 तक आपको ये इतना ज्यादा पढ़ा देंगे कि 12 तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन चीज कहां से चली है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें जाननी चाहिए। अच्छा, चलिए, तो क्या क्या हम पढ़ते हैं, दो चीजें हम पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं ये जानिए, हम क्या पढ़ते हैं, ये आपकी किताबों में लिखा क्या है। पहली चीज हम पढ़ते हैं जो हमें मिला हुआ है पहले से, जो पहले से मौजूद है। कौन कौन, चलो एक आदमी एक एक नाम लेगा, चलो बात करो, आगे बैठी हो मास्क लगा के। तुमको जुकाम है क्या, सब झूठे मास्क लगाए। तो गला खराब से मास्क का क्या संबंध। काढ़ा पियो घर पर जा करके, और नहीं तो ज्यादा खराब हो तो लस्सी पी लो, देखो एकदम सही हो जाएगा। ठंडी लस्सी पियो, देखो एकदम सही हो जाएगा। हाँ चलो, जो पहले से मौजूद हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। बताओ क्या क्या। फ्रिज, अरे पहले सूरज बोली होती, सन मौजूद है, मतलब मून मौजूद है, प्लैनेट्स मौजूद हैं, और क्या मौजूद है बताओ।
हमारी पृथ्वी मौजूद है। और बताओ, चलो। हाँ, क्या चीज? दवाइयाँ पहले से मौजूद हैं? पागल हुई हो? दवाइयाँ कहाँ पहले से मौजूद? लाइट, वाटर, हवा, एयर, और क्या बोलो? मिट्टी, मिट्टी, चट्टाने, बोलो। अच्छा, और क्या पहले से मौजूद है? क्या मौजूद है? बोल रही है फोर्स। अरे भैया, जो सामान तुमको दिख रहा है उसकी बात करो। सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखता है, तारे सितारे गिरते हैं, पृथ्वी दिखती है, रोशनी है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, चट्टाने हैं, अब पेड़ पौधे हैं, बोलो। पेड़ पौधे हैं, और जानवर हैं, बोलो। हाँ, क्या चीज? हाँ, जानवर में आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इंसान अलग से एक इंसान है? वी आर एनिमल्स। हम लोग ऐसे वानर हैं जिसकी पूंछ झड़ गई है। हम लोग को भी पूंछ थी। हम लोग चारों पैरों से चलते थे। वो पहला बंदर, पहला वैज्ञानिक होगा जो दो पैर से चला होगा, और दो हाथ खाली हो गए। दो हाथ खाली होने से क्या हुआ कि ये फ्री हो गए हाथ। और जो ग्रेविटी से ब्लड का जो धक्का आता था, जब हम ऐसे चलते थे तो धक्का ऐसे लगता था सिर पे, तो हमारे सिर में न्यूरॉन्स के सर्किट नहीं बन पाती थी। जब हम अपराइट पोजीशन में बिल्कुल सीधे खड़े हुए तो हमारे ब्लड का धक्का कम पड़ना शुरू हुआ, तो यहाँ दिमाग में सर्किट बननी शुरू हो गई, तो दिमाग काम करना शुरू हुआ। दिमाग भी काम करना शुरू हुआ। खड़े होने का दो फायदे हुए। पहला, दिमाग काम करना शुरू किया। लिखिए नहीं, दूसरे बेंच पर लिख रही है कुछ। पहला काम, दिमाग काम करना शुरू किया। दूसरा काम क्या शुरू हुआ? आ, बोलो। हाथ खाली हो गए। तो खड़े होने के दो फायदे हुए। खड़े होने के दो फायदे क्या हुए? एक तो ब्लड का धक्का इतनी ऊंचाई पे जो जाके लगता है वो धीमा हो गया ब्लड का धक्का, तो हमारे दिमाग में सर्किट बनना शुरू हो गया। ज्यादा खूब नसें बनने लगी तो दिमाग ज्यादा काम करने लगा, है ना। और और दूसरा, हमारा हाथ भी फ्री हो गया तो हमारा दिमाग काम करना शुरू किया। राइट। हमने औजार बनाए, हमने आग खोजा, दो चट्टानों को रगड़ के आग खोजे, पहिए का आविष्कार किए। हमने देखा कि ये घास जो है, जो औरतें प्रेग्नेंट हुई, वो जो शिकार के लिए नहीं जा पाई, उन्होंने देखा कि मैं तो ये आम खा के फेंक दी थी, उसी आम से गुठली से नया पेड़ पैदा हुआ है, वही आम दे रहा है। तो इस तरह से कृषि की परंपरा शुरू हुई। पहले का समाज में मातृ व्यवस्था थी। माँ जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती थी। धीमे धीमे पुरुष जिस तरह से युद्धखोर होता चला गया, सारे युद्ध पुरुषों ने लड़े हैं, तो युद्धखोर होता चला गया, तो उस तरह से स्त्री को का दायरा सिमटता चला गया। और कहने का मतलब ये है ना कि चाहे वो आज से 14,000 साल पहले पहली रोटी बनी थी, 14,000 साल पहले, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं। और 10,000 साल पहले हमने खेती करना शुरू किया। फिर करीब 200-300-400 साल पहले हमने स्टीम इंजन बनाए। और तब हमने स्टीम इंजन बनाने के बाद तब हमने तेजी से शिप पे काम किया, कोयला खोजा, फैक्ट्रीज बनाई, कपास से कपड़े बनाने लगे हम लोग, मशीनें बनाने लगे। फिर तो खूब सारे लोग आए, कार्नो आ गया, कार्नो जिसको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो फिर तब तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग काम कर रहे थे। तो ये चीज जो है ना, अब किसी ने कहा कि जैसे विक्टोरिया की महारानी, चार्ल्स डार्विन जो बीगल ऑफ द वॉयेज ऑफ द बीगल, आप पढ़े होंगे कि चार्ल्स डार्विन जो जहाज लेके गया और वो लोग वहां तक गए, ऑस्ट्रेलिया तक गए, सारे जगहों के पक्षियों का अध्ययन किए, सारे जगहों से हड्डियां लेके आए। तो डार्विन ने कहा कि मुझे शक है कि हम लोग परमात्मा की संतानें हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हम लोग परमात्मा की संतान हैं। डार्विन ने कहा कि मुझे शक है कि हम परमात्मा की संतान हैं। हम सब एक ऐसे वानर हैं, बंदर नहीं, वानर, जिसकी पूंछ झड़ गई है। राइट।
और ये हमारी भौहें इसकी सबूत हैं, हमारा यह अंगूठा इसका सबूत है, राइट। तो उसने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए। तो जब उसने अपने सेमिनार में ये बात बोली कि हम लोग वानर हैं, तो जो विक्टोरिया की रानी थी वो सज धज के आई हुई थी, अपना मेकअप रूम से सीधे ही आई थी, सजी धजी बैठी थी। उसने पूछा कि डार्विन मी टू, क्या मैं भी जो है वानर से की बेटी हूँ? उसने कहा यस आप भी। वो वहीं बेहोश हो गए। डार्विन की बड़ी आलोचना हुई क्योंकि बाइबल के खिलाफ जाती थी बात। बाइबल कहती है कि हम सबको भगवान ने पैदा किया, पहले दिन ईश्वर ने ये बनाया, सूर्य बनाए, चांद बनाए, पृथ्वी बनाई, पेड़ बनाए, ये बनाया, वो बनाया, 6 दिन ईश्वर ने बनाया, 7वें दिन आराम करने चला गया। बाइबल की कथा इस तरह कहती है। आइंस्टाइन कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है। डार्विन ने ये कहा। हम लोग धीरे धीरे अमीबा से बढ़े, हम लोग पानी में पहले बढ़े, फिर पानी से हम लोग जमीन पे आने लगे, फिर हम लोग धीरे 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 जमीन से फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की स्पीशीज पैदा होने लगी, अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण, अलग अलग वहाँ की आबो हवा होने के कारण। तो इस तरह से हम लोग चलते चले गए। निएंडरथल थे, फिर होमोसेपियंस आए। तो कहीं ना कहीं विज्ञान ने ये धारणा, ईश्वर की धारणा को खत्म किया। बाइबल के अगेंस्ट जाती थी बात। तो डार्विन का बड़ा तगड़ा विरोध हुआ जर्मनी में, सॉरी इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ तो कैथोलिक चर्च और पोप का जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन फिर भी डार्विन के तर्क इतने तगड़े थे कि कोई उसका विरोध कर नहीं पाया। तो हम लोग वी आर एनिमल्स, राइट, वी आर एनिमल्स, ठीक है। कोई अलग से कहना कि नहीं हम हैं, हमारे भगवान है, मैं हूँ, मेरे पापा है, मम्मी है, ठीक है, वो कहना ठीक बात है। तो शेर के भी पापा है, मम्मी है, और चूहिया के भी पापा और मम्मी है, वो कोई ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं बताइए? हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो पहले से मौजूद हैं। जैसे क्या? सन, मून, प्लैनेट, अर्थ, लाइट, वाटर, एयर और मिट्टी, चट्टाने। और बताइए, और कुछ बताइए जो पहले से मौजूद है, जो हम लोग पढ़ते हैं। जानवर, जानवर का शरीर, जानवर का मन, ठीक है, पेड़ पौधे। हाँ, और बताइए क्या पहले से मौजूद है? मेटल्स, मेटल्स पहले से मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि जो मेटल्स हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब है, ये मेटल्स, ये मेटल्स आए कहाँ से? ये मेटल्स कहाँ से आए? तो ये मेटल्स जो है ना, ये तब आते हैं, जैसे देखिए, ये कहानी ये है कि 13.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। एक छोटा सा तारा फटा, मतलब बिग बैंग हुआ, मतलब एक एक ऐसी घटना हुई, वहां से सब चीजें पैदा हुई। और हर 10⁻⁻20 सेकेंड्स में हर चीज अपनी डबल हो जाती थी। इस तरह से ये घटना हुई। अच्छा, 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम अलग हुआ, ये पैदा हुआ, ये सोलर सिस्टम हमारा बना 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, राइट। सन जो है, सूर्य, आधी उम्र अपनी जी चुका है ना, आधी उम्र इसको केवल जीना है, आधी उम्र ये अपनी जी चुका है। उसी सन से, उसी सन से, तो जो जब अलग हुआ तो सोलर सिस्टम हमारा बना। उसी सन से खूब सारे हमारे क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए, जो इसका चक्कर लगाने लगे, राइट, इसका चक्कर लगाने लगे। अर्थ का अपना एक मून भी हो गया, मून उसका चक्कर लगाने लगा। तो मून सन का भी चक्कर लगाता है और अर्थ का भी चक्कर लगाता है। अच्छा, तो हम तो भाई ये चीजें कैसे पता चली हमें? फिर हमारा शरीर बनना हुआ शुरू 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। हमारे जो शरीर की उम्र है वो 3.5 बिलियन ईयर्स है। प्रकृति ने इसको बनाने के लिए 3.5 बिलियन ईयर्स लिया है, तभी तो इतना सुंदर मशीन बनाया है। मुंह से खा लेते हैं, पच जाता है, सांस लेते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं, ये ऐसा आंख, ऐसी प्रोटीन है जो लाइट के साथ रिएक्ट करती है ना। ये कान जो है सुनने के लिए, है ना, बोलने के लिए वोकल ग्लैंड्स दे दिया है यहाँ पे। देख कितनी सुंदर मशीन है शरीर। लेकिन हम लोग अपने शरीर की इज्जत करते नहीं। अरे मेरा तो ये, मेरा तो वो। हम लोग शिकायतों से भरे हुए लोग हैं कि अच्छा, अभी क्या है कि स्कूल वाले तो जिंदगी में और वैक्यूम पैदा कर देते हैं कि तुम टॉपर नहीं हो। जो टॉपर है वो और बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो जितना ज्यादा जो रट लेता है वो उतना बड़ा टॉपर हो जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि हमारे एग्जाम की जो व्यवस्था है वो इस बात की है कि तुम आज रटो, मगअप करो, कल जाके वहां कॉपी कर दो। मैंने ज्ञान को प्रोड्यूस नहीं करना है, ज्ञान को रिप्रोड्यूस करना है। उस नॉलेज को यहां से चुराओ और दिमाग में डालो और एग्जाम में जाके वॉमिट कर दो। दैट वॉमिटिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। और जो जितने अच्छे से वॉमिटिंग कर देता है वो उतना बड़ा टॉपर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्कूली व्यवस्था भारत की तो बड़ी चौपटी है। इसीलिए यहाँ पे कोई विज्ञान का बेसिक रिसर्च का कोई केंद्र भी नहीं है। जितना रिसर्च होना है वो यूएस में कर रहे हैं, जितना चीजें बननी है, जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो चाइना में, कोरिया में, ताइवान में हो रहा है। हाँ, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हम लोग वी आर गुड कंज्यूमर्स कि चलो तुम भैया अमेरिका रिसर्च करो और ये इधर तुम बना दो कोरिया और इंडिया में भेजो, हम लोग मोबाइल पे बात करेंगे। मोबाइल कैसे बना पता ही नहीं है। अभी तक इंडिया के पास चिप बनाने की कंपनी तक नहीं है। आप अपनी चिप तक नहीं बना पा रहे हैं, माइक्रो चिप नहीं बना पा रहे हैं, है ना। तो और उनका देखो, जो सोलर प्रोब उन्होंने भेज दिया सूर्य के पास, उन्होंने एक रॉकेट भेज दिया है, सैटेलाइट एक रॉकेट भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क है यूरोप के अमेरिकन में और यहाँ की जो फाइनेंशियल हालत है, जो स्कूलिंग का सिस्टम है, बहुत फर्क है ना। तो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूं कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हें पहले ये पता चले। बहुत आसान है सब कुछ, सब कुछ बहुत आसान है। तुम लाइट के बारे में तुमको हम 2 घंटे पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सीख लोगे। पानी के बारे में 2 घंटे पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सीख लोगे। हवा के बारे में 2 घंटे पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सीख। इसी को स्कूल वाले गा गा के साल भर पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको साल भर पैसा लेना है। इकट्ठा पढ़ा देंगे तो फिर पैसा कैसे मिलेगा, है ना। तो उनको साल भर बिजी रखना है तुमको। तो सबसे पहले ना तुम ये जानो दिलो दिमाग में कि तुम्हें पढ़ना क्या है। मेरा काम स्कूलों की निंदा करना नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो भक्ति है ना स्कूलों के प्रति, स्कूल, टॉपर, डिग्री, सर्टिफिकेट, ओवर स्कूलिंग है। बट पीपल आर अंडर एजुकेटेड। स्कूलिंग बहुत ज्यादा है लेकिन एजुकेशन बहुत कम है। स्कूल्स हैव नथिंग टू डू विद एजुकेशन। एनसीईआरटी नामक एक किताब छप गई है जिसको पढ़ के लोग बर्बाद होते हैं, जिसमें अच्छे ढंग से किताबें लिखी नहीं गई। अभी भी बहुत अच्छी किताबें हैं साइंस की, लेकिन ये सरकारी लोग कुछ सीखेंगे नहीं, है ना। तो तुम तो कम से कम, हम तुमसे जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत कीमती बात है ये, कि तुम्हें क्या पढ़ना है ये चीज तुम्हें पता रहे। राइट, ये पता रहे तुम्हें। तो ठीक है, खैर। तो क्या क्या पढ़ना है हमें, जो चीजें पहले से मौजूद हैं। देखो, सूरज तो किससे बना, सूरज किससे बना, सूरज तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। वो तो मेटल है नहीं, और सूरज से ही टूट के पृथ्वी बनी है। तो पृथ्वी में लोहा कहां से आ गया, बताओ। सूरज तो गैस का गोला है, उस गैस के गोले में क्या है बताओ, हाइड्रोजन है और हीलियम है। उस गैस के गोले से टूट के अलग बना कौन, पृथ्वी बनी। उस गैस के गोले से अर्थ बना बैठ करके। तो अर्थ तो गैस का गोला होना चाहिए था, रही भी होगी, लेकिन अर्थ में लोहा कहां से आ गया। अब सन के टेम्परेचर से ज्यादा तो अर्थ का टेम्परेचर रहा नहीं होगा, अर्थ का टेम्परेचर तो कम ही रहा होगा सन के टेम्परेचर से। तो ऐसा भी नहीं कि हाई टेम्परेचर में सब मॉलिक्यूल मिलकर लोहा बना दिए होंगे, ऐसा भी नहीं। तुम सोचो और बताओ कि पृथ्वी अगर सूरज से अलग हुई थी और गैस का गोला थी, तो पृथ्वी के अंदर लोहा कहां से आया। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो मैडम से बोलना कनेक्ट करेंगी, ठीक है ना। बताओ लोहा कहां से आया, सोचो भाई। अगर सन सूरज का गोला है, सूरज से ही बना, और वो गैस का गोला है सूरज, सूरज पे तो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो फिर कैसे पता चला कि सन के पृथ्वी के अंदर कहां से आ गया ये सब।
मेरी आवाज जा रही है? हाँ, तो ये बात मैं कर रहा हूं। हाँ बताइए कहां से आया सन के अंदर सूर्य? देखिए होता क्या है ना, एक एक बड़ी विचित्र सी बात स्टीफन हॉकिंग ने की, ब्लैक होल की। ब्लैक होल की कि कुछ ऐसा है ना कि हम लोग को देखिए, एक ऐसा राक्षस है जो कि जिसके पास मांस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा मांस है, वो दुनिया की हर चीज को अपने अंदर खींच रहा है, हर शय को अपने अंदर खींच रहा है। जो चीज सर्किल में घूम रही है उसको तो खींच नहीं पा रहा है क्योंकि वो घूम ही रही है। वो जो खींच रहा है ना, उसके कारण वो घूमता हुआ ऐसा चला जा रहा है, वो घूमता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, हमारे आपके शरीर में भी वो चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है, इतनी छोटी चीज है कि एक मीटर को, 1 मीटर के रॉड को आप 2 टुकड़े में तोड़िए तो इतना हो गया, 3 टुकड़े में, 4 टुकड़े में तोड़िए, 8 टुकड़े में तोड़िए, 16 टुकड़े में तोड़िए, 32 में कीजिए, 64 में, 128 में, आप तोड़ ही नहीं पाइएगा। इसके बाद इसको कितनी बार तोड़ोगे? एक बाल, तुम्हारा एक बाल जो होता है वो कितने मिलीमीटर का होता होगा? वो मुझे लगता है कि 1 माइक्रोमीटर का होता होगा, कुछ मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, है ना? एक बाल का 1000 हिस्से, एक बाल को भी 1000 हिस्से में तोड़ो, 1000 हिस्से में तोड़ो, 10,000 पार्ट्स में तोड़ो, है ना, तब तुमको एक एटम मिलेगा। ठीक है, और उस एटम को तुम 1 लाख टुकड़े में तोड़ो, है ना, तब तुमको एक न्यूक्लियस मिलेगा। राइट, वो न्यूक्लियस हमारे शरीर के अंदर बहुत ही रहस्यमयी चीज है। चारों तरफ बिखरे हैं ये एटम्स, बिखरे हुए हैं, एटम्स बिखरे हुए हैं खूब सारे, मेरे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, सूरज में, चांद में, हवा में। ये जितनी चीजें हम लोगों ने बात की, इन सब में कौन है? इन सब में कौन है? ये सब किन चीजों से मिलके बने हैं? बोलो, एटम्स से। और एटम्स की कुछ खासियत है, ये बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा इनकी लॉन्गिविटिविटी है, लॉन्गिटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं, है ना, ये बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में है। इन्हीं से मिलके ये बनते हैं, इन्हीं से मिलके ये बनते हैं। हो सकता है जिस चीज को आप आज पपीता कह रहे हैं, या जो पपीता है उसको एक आदमी खाता है और वो पपीता आकर के उस आदमी के खून का हिस्सा बन जाता है, फिर वो आदमी मरता है तो उसकी मरने से जो खाद बनती है वो खाद किसी पेड़ में चला जाता है, उसको खाता है कोई, उसका हड्डी बन जाता है। वही पपीता जो पेड़ बन के लटक रहा है वही 30 साल बाद किसी की हड्डी बना हुआ है। हम इसी जीवन से पैदा होते हैं, इसी मिट्टी से, इसी मॉलिक्यूल से, एटम से बनते हैं, फिर इसी में बिखर जाते हैं, फिर हम बनते हैं, फिर इसी में बिखर जाते हैं। आज धरती की आबादी कितनी है? 8 बिलियन होगी, 8 अरब लोग हैं, जिसमें 1.5 अरब तो भारत में ही है, अकेले छोटा सा देश है लेकिन किसी से पीछे है नहीं। और आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कि 2-2 बिलियन हो जाएंगे। और यहाँ ठीक है, मशीनें अमेरिका पैदा करेगा और रिसर्च उधर करेंगे, यहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, बच्चे रहेंगे, आबादी ज़्यादा रहेगी, तभी मशीनें बिकेंगी, तभी दुनिया का भला होगा। और वैसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर अपने माँ बाप के 14वें बेटे थे। अगर सिर्फ 2 पे ही फुल स्टॉप लगा देते तो तुम गीतांजलि नहीं पढ़ पाते रविन्द्रनाथ टैगोर की। भीमराव अंबेडकर अपने माँ बाप के 11वें बेटे थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि बड़े ऐसा करना कि हम 2 हमारे 2, इसमें बहुत से लोग तो पैदा ही नहीं हुए होते। तो अब कहते हम 10 और हम 2 हमारे 10, बस ऐसा है। तो भारत में तो मेरे यहाँ तो एक लोग थे, वो बोले कि देखो मुझको, बोले कि कितने बच्चे हैं आपके? पता नहीं, बोले मुझको 11 तक गिनती आती थी, उसके बाद में गिनती गिनना ही बंद कर दिया कि कितने हैं, पता नहीं कितने हैं। तो 17 बच्चे गाँव में अभी भी मौजूद हैं। शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं ना कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है। हो सकता है जो आज आपका दांत है वो 30 साल बाद कुछ किसी का पपीता बन के किसी पेड़ पे लटक रहा होगा। हम आज बोल रहे हैं मैं खत्म हो जाऊंगा 25-30 साल में,
और मैं बिखर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मेरा बाल, मेरी हड्डियां, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। सारे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने मुझे बनाया वो मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, कोई गुब्बारा बन जाएगा, कोई मेरा ही शरीर से कोई कुछ बन जाएगा। ऐसा ही है हमारे भीतर, ऐसा है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये आया कहां से। तो ये जो सबसे मायावी चीज, जो पूरे हम लोग के लिए सबसे मायावी चीज है, वो कौन है बोलो? न्यूक्लियस है। मायावी चीज कौन है? वो न्यूक्लियस है। कि हमारा बाल 1 माइक्रोमीटर का होता है, उसका 1000वां हिस्सा करो तो एक एटम बनेगा, और उसका 10,000वां हिस्सा करो तो, और उसका 1,00,000वां हिस्सा करो तो एक न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, तो खूब सारे न्यूक्लियस। अच्छा, आपको पता होगा सन का जो ग्रीक नाम है वो क्या है? हिलियो। ग्रीक में सन को कौन सा देवता बोलते थे? हिलियो। सुने हैं कभी? नहीं सुने हो? अरे यार तुम लोग ना, हिलियो, राइट। तो सन से जब रोशनी आई और यहाँ पृथ्वी पे कुछ लोगों ने उस रोशनी का स्पेक्ट्रोमीटर से पढ़ा, तो देखा कि उसमें गैस नहीं थी। उस सन से आने वाली रोशनी ने, उस लाइट ने सन के बारे में सब पोल पट्टी खोल दी। अगर मैं किसी जगह से आता हूं तो मुझे उस जगह की सारी चीजें पता है, मैं आके वहां की सारी बातें बता सकता हूं। तो वहां अब कोई सन पे जाकर तो सन की स्टडी करेगा नहीं, नहीं करेगा ना। तो सन से आती हुई लाइट ने सन की सारी पोल पट्टी खोल दी। सन से एक ही चीज आ रही है, लाइट। और लाइट आ रही है और वहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। और वो पार्टिकल्स अगर सीधे आ जाते ना तो हम लोग खत्म हो जाते। लेकिन अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो पार्टिकल्स आके घूमने लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, गोल गोल घूमने लगते हैं, तो हम लोग बच जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं सन का नाम ग्रीक में हीलियो है। जो लाइट आई उसको इन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर में जब देखा तो इन्होंने पाया कि एक ऐसी जो है, स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो उन्होंने पाया कि एक ऐसी वेवलेंथ है जो मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि जरूर यहां पे एक गैस होगी। तो उस गैस का नाम उन्होंने रखा हीलियो, से उस गैस का नाम रखा हीलियम। समझ में आई बात? हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और फिर क्या क्या हुआ? हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। तो हीलियम शब्द कहां से आया तुम समझे? कहां से आया? हीलियो से आया, सूरज से आया। सन को ग्रीक में हीलियो बोलते हैं, और ये पहली बार सूरज से रोशनी आई तो उसने बताया कि भाई लाइट है। वहां से, सूरज से तो बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा आता है, सूरज से सब आता है। सूरज तो समझो कि बहुत सारी चीजें फेंकता है। क्या फेंकता है? इस लाइट तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकता है। तो सूरज से क्या क्या आता है हमारी तरफ, बताओ? सन से हमारी तरफ क्या क्या आता है? सन से हमारी तरफ आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें क्या क्या होती है बताओ? उसमें होता है एक्सरे होता है, सन से हमारी तरफ आता है। रेडियो वेव आती है हमारी तरफ, माइक्रोवेव आती है हमारी तरफ, इंफ्रारेड आती है हमारी तरफ, अल्ट्रावायलेट रेड आती है हमारे पास, विजिबल लाइट आती है ना। हमारे पास अल्फा रेज अच्छा, अलग से प्लस अल्फा रेज आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, प्लस न्यूट्रिनोज आते हैं। न्यूट्रिनो ये भी बहुत रहस्यमय प्राणी है। न्यूट्रिनो ऐसा होता है जो पृथ्वी को भी छेद के उस पार निकल जाता है, न्यूट्रिनो, है ना। तो सन से बहुत सारा मलबा आता है हमारी तरफ, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? क्या क्या आता है? एक्सरेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये सारी चीजें आती हैं। प्लस अल्फा पार्टिकल आता है, प्लस न्यूट्रिनोज आते हैं, है ना। न्यूट्रिनोज ही एक बात, आने वाला साइंस आगे 100 साल का जो है वो न्यूट्रिनोज का है, राइट। न्यूट्रिनोज क्या करेंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे, सारे न्यूट्रिनो अर्थ को छेदते हुए उस पार निकल जाते हैं। और अर्थ के भीतर की संरचना कैसी है अभी तक आदमी जान नहीं पाया है। ये न्यूट्रिनोज क्या करेंगे? अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो आता हुआ न्यूट्रिनो और जाता हुआ न्यूट्रिनो, अगर हम कैच कर पाए एक न्यूट्रिनो को भी, तो हम भीतर की संरचना का पता लगा लेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। बात समझ रहे हैं? तो सन से हमारे पास बहुत कुछ आता है,
किसी ने इस पे काम किया, किसी ने इस पे काम किया, किसी ने इस पे काम किया, सब अलग अलग साइंटिस्ट ने काम करके पता लगाया कि ये इसमें, किसी ने इस पे काम किया, किसी ने इस पे काम किया। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने मिल करके इस पे काम किया हुआ है कि कैसे ये होगा, राइट। तो सन के अंदर क्या हो रहा है ना, दो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना दे रहे हैं, वन वन मिलके टू बना दे रहा है, फिर दो हीलियम के साथ एक हाइड्रोजन मिलके लिथियम बना दे रहा है, तीन का, फिर तीन हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन मिलकर के ये 4 बना दे रहा है, कुछ बेरिलियम बना दे रहा है। तो शुरू के जो लाइटर एलिमेंट्स है ना, जैसे तुम क्या करते हो, दो चीजें चिपका करके एक नई चीज बना देते हो, तो वहां पे ये चीजें चिपक चिपक के एक नई चीज बनती चली जा रही है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो सन के मतलब ये सब बन सकता है, अर्थ के भीतर बनना शुरू हो गया। लेकिन ये अर्थ के अंदर ये जो लोहा बना, ये कहां से बन गया, ये मेटल कहां से आ गया अर्थ के अंदर? ये तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये आपको हम बता दें कि जो साइंस कहती है, पीछे जो बैठे हो, एक तो लेट में आए हो तो बातचीत नहीं करो बालक, एकदम मतलब देखिए मैं ऑफलाइन नहीं हूं, मैं यही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आप जो बात करें ना वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, जिसकी मीनिंग हो। शिक्षा को हम बड़े ही संकीर्ण अर्थों में लेते हैं कि जो हमारी किताबों के दायरे में कैद हो जाए, जिसको हम नोट्स बना के रट लें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको मुझे एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या चीज आप पढ़ रहे हैं और आपके साथ क्या चीज हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आप डायलॉग कर सकते हैं। हर बार क्लास में मैं 40 मिनट बोलूंगा तो 20 मिनट आपको भी समय दूंगा कि आप मुझसे पूछिए, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या कुछ आप सजेस्ट कीजिए, जरूर एक डायलॉग की हालत होगी, ये मोनोलॉग नहीं होगा। इसलिए जरूर मैं चाहूंगा कि हम लोग एक एक चीज पे चलेंगे, मैं एक एक चीज पे बात करूंगा आपसे और उसकी पूरी कहानी बताऊंगा, लाइट की, हवा की, पानी की, मिट्टी की, चट्टानों की, डायनासोर की, आदमी की, जानवरों की, और वो फिर तुम्हें पता चलेगा कि साइंस में वो पढ़ा क्या रहे हैं, और तब तुम्हें पता चलेगा कि साइंस के आइडियाज, जो बड़े आइडियाज थे, वो आए कहां से। चलो खैर, तो ये जो मेटल्स है ना, ये जरूर किसी इतने ज्यादा हैवी मेटल्स, जो छोटे छोटे हमारे थे ना जो बनने वाले, ये सब बन गए, क्या नाम था, ये सब छोटे छोटे हाइड्रोजन, हीलियम बताया ही सन के हीलियो से बना, वहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब अर्थ पे बनना शुरू हो गए, ठीक है। टेम्परेचर के कारण वो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलना शुरू हो गए। लेकिन ये इतना भारी हेवी मेटल आयरन कैसे बना होगा, इसके लिए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस को पकड़ के एक साथ कर दे। तो वो टेम्परेचर कहां रहा होगा, सन पे तो है नहीं, सन पे तो 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सन पे तो टेम्परेचर है ही है, लेकिन वो और ज्यादा टेम्परेचर कहां रहा होगा जहां से लोहा आया होगा। सन से पृथ्वी अलग हुई, पृथ्वी के अंदर भी पहले हाइड्रोजन और हीलियम रहे होंगे, वो सब मिल मिल करके खूब छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाया, ऑक्सीजन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ओके। लोहा आया वहां से, सुपरनोवा बोलते हैं, जब कोई सितारा फटता है, कोई स्टार, जैसे हमारी उम्र होती है, हम मर जाते हैं, ऐसे ही हर सितारे की अपनी एक उम्र है, हर तारे की अपनी एक उम्र है, हर तारा एक निश्चित समय के बाद मरेगा, है ना। हम लोग के पैमाने अलग हैं, हम 40 साल, 50, 60, 60, 70, 80 साल जीते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स जाने कब से है और जाने कब तक रहेगा। हमारे जैसे खरबों लोग आए और गए और आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो सुपरनोवा, जो तारा फटता है ना, जब सुपरनोवा बोलते हैं, जब वो फटता है, उस वक्त इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि जब वो फटता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो दो चीजों के कारण फटता है वो चीज क्यों फटती है, एक तो कि वो इतना सिकुड़ गया, उसके अंदर मास इतना ज्यादा हो गया, ग्रेविटी का अट्रैक्शन, और जो चार्जेस है पास पास, जो चार्जेस पास पास है, एक झोला चार्जेस आपने रख दिया है, तो चार्जेस का रिपल्शन उसको धक्का देके दूर दूर कर रहा है, और मास का जो अट्रैक्शन है, वो मास का अट्रैक्शन उसको पास पास कर रहा है कि नहीं। तो दो विरोधी शक्तियां वहां पे, मास का अट्रैक्शन और चार्ज का रिपल्शन। जब वो तारा फटता है उस वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस मलबे से आयरन निकला, सोना निकला, चांदी निकला, जितने भी मेटल्स हैं, और उसमें से कोई चीज आई और पृथ्वी हमारी थी यहाँ पे, और वो चीज कहीं तारा फूटा होगा, मतलब कहीं ऐसा हुआ होगा,
हमारी अर्थ यहाँ पे थी, अर्थ जो सूरज का बड़े प्यार से चक्कर लगा रही थी, और यहाँ कोई बड़ा तारा फूटा, और तारा फूट करके उससे जो मलबा निकला वो आके इससे टकरा गया, और टकरा के इसके सेंटर पे चला गया। तो अर्थ के कोर में क्या आ गया? आयरन आ गया, मेटल्स आ गए। तो जो भी पृथ्वी पे एक चाबी का गुच्छा भी है वो कहां से आया? वो लोहा कहां से आया? निश्चित ही सन से अलग हुई है पृथ्वी, और सन में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ है नहीं। तो पृथ्वी को भी हाइड्रोजन और हीलियम होना चाहिए था, और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा तो है नहीं कि वहां पे सबको दबा के वो लोहा बना दे। तो लोहा पक्का है कि पृथ्वी के अंदर से तो पैदा हुआ नहीं होगा, शुरू में तो क्या रही होगी? गोला रही होगी अर्थ का। तो जब ये घूम रही थी अर्थ का गोला बनके, जैसे सैटर्न ग्रह भी क्या है? गोला ही है, एक गैस का गुब्बारा है, राइट। वो मास के अट्रैक्शन के कारण वो गैस एक जगह रुकी हुई है। अच्छा, तो कोई सुपरनोवा हुआ होगा, कोई तारा फटा हुआ होगा, वहां से कुछ मलबा आकर के, कोई मास आकर के टकराया होगा। तो चाबी का गुच्छा भी वो कहां से आया है? वो आया है सुपरनोवा के फटने से। तो अब से आप कभी भी स्टील को, लोहे को, चाकू को देखिएगा तो आप जरा थोड़े से इमोशनल हो जाइएगा कि ओह, इसकी दास्तान अभी नहीं है कि ये चाकू है। जब हम गैस का गोला बन के घूम रहे होंगे तब ये लोहा किसी तारे से फट करके इस धरती पे आया होगा, है कि नहीं? और इस लोहे के जो, जिसको उसका इंटेंट बोलते हैं, उसका जो इनहेरेंट चीज है कि उसके अंदर न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजों को दबा दिया गया, खूब सारे हाइड्रोजन को, खूब सारे कार्बन को, खूब सारे नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को खूब ज्यादा टेम्परेचर में दबा दिया गया होगा। जब छोटी छोटी चीजें दबा दी गई होगी तो एक भारी चीज पैदा हुई होगी, 56 आयरन, है कि नहीं? और वो दबा होगा हाई टेम्परेचर पे ही, तो वो वहां से आया। तो वो लोहा जो है वो यहां से आया, सोना भी वहीं से आया, चट्टानें वहां से बनी, मतलब जो मेटालिक चीजें थी वो जाके धरती के अंदर गई, धरती रोटेट करती है। मतलब ना, तुम पूरे चीज को तब रहस्य की तरह देखने लगोगे। तुम एक चाबी के गुच्छे को भी देखोगे ना तो ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास भी कार होती, तब इस तरह नहीं सोचोगे। तब ये सोचोगे कि यार ये चाबी का गुच्छा है, ये लोहा भी कहाँ से आया होगा? ये कोई तारा फटा हुआ होगा, वहां से आया होगा। मेरे पास कार रहे चाहे ना रहे तो जरा अच्छा लगेगा हमको कि अरे यार ऐसा हो रहा है, कुछ फील करो। जैसे मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ चाकू को देखता हूँ, तो गिलास से पानी पीता हूँ तो मुझे पानी का विज्ञान, पानी के अंदर अरबों लेवल पे, बिलियन लेवल पे तोड़ो तो पानी का शेप बेंट शेप है। वाटर को बिलियन लेवल पे तोड़ो तो पानी का शेप बेंट शेप है। कितने पागल लोग थे, पानी को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो बिलियन लेवल पे वो एक छोटा सा, एक टेढ़ी सी चीज है। बात समझ में आ रही है? और वो टेढ़ी सी चीज बहुत कुछ बताती है। पानी के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के मैं यही बात कर रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है ये हम जाने। तो हमें क्या पढ़ना है? जो चीजें पहले से मौजूद हैं ये सब चीजें पढ़नी है। और दूसरी चीज हमें क्या पढ़ना है? जो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं, जिसका मैंने नाम लिया कि हम क्या बनाते हैं। हमने पहिया बनाया, आग हमने पैदा करना सीखा, हमने मेटल्स पहले से थे हमारे पास, ठीक है। हमने टीवी बनाया, हमने रेडियो बनाया, हमने शिप बनाए, हमने एरोप्लेन बनाए, है ना। हमने लेजर बीम बनाया, लेसर बनाया, ठीक है। हमने मोबाइल बनाया, हमने जीपीएस बनाए, जीपीएस की सिस्टम पैदा किया, हमने सैटेलाइट्स बनाए, रॉकेट्स बनाए। तो इनका भी साइंस हम पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को विज्ञान इस ढंग से पढ़ाना चाहिए कि भाई जो चीजें पहले से मौजूद हैं तो वो कब मौजूद हुई और वो कहां से अस्तित्व में आई, इसकी प्रक्रिया को समझाया जाना चाहिए। और उनके नियम क्या है, मून कैसे घूमता है अर्थ के किनारे, अर्थ कैसे घूमती है सन के किनारे, बाकी प्लैनेट्स क्या है, लाइट की कहानी क्या है, वाटर की कहानी क्या है, पानी की कहानी ही हो गई 100 पेज, हवा की कहानी ही हो गई 100 पेज। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलिसिस करके एक आदमी ने 8 गैसें खोजी थी। पूरे यूरोप में लोग भिड़ गए, पूरे यूरोप के लोग एकदम पागल होकर ब्रिटेन के भिड़ ही गए। कोई हवा से भिड़ गया, कोई पानी से भिड़ गया, कोई लाइट पे भिड़ गया, कोई मिट्टी पे खोज कर रहा है, कोई चट्टानों के बीच में लेयर काट रहा है और वहां से फॉसिल्स निकाल रहा है। तो कोई एक फ्रांस का आदमी था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसने जो है वो बड़ा स्मार्ट था, उसको खूब सारी हड्डियां ले जाके एक बोरे में दे दीजिए
तो कुछ मिनट्स के अंदर ही उन हड्डियों से जोड़ के वो जानवर बता देता था कि जानवर ऐसा रहा होगा। बात समझ रहे हो? उसको खूब सारी हड्डियां मिलती थी, फॉसिल्स। तो वो जो आज तुम पढ़ते हो ना, ब्रैकियोसोरस और ये स्टेगोसोरस, तो ये 150 डायनासोर की खोज सिर्फ 2 आदमियों ने मिलकर की थी। ये दोनों दुश्मन थे, एक दूसरे के चक्कर में कि कहीं वो ना खोज कर ले, मैं पहले कर लूं, तो इन्होंने 150 डायनासोर को खोज लिया ये दोनों ने। और इतनी दुश्मनी थी कि ये एक ही डायनासोर को 22 बार खोजे। ये सब इतनी जल्दी थी, कहीं वो ना खोज ले, कहीं वो ना खोज ले। तो आपस में कंपटीशन करके सिर्फ 2 लोगों ने 150 डायनासोर के बारे में पता लगाया। और डायनासोर के पता लगाने में फ्रांस और जर्मनी के अलावा थोड़ा बहुत इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो पहले तो ये अफवाहें उड़ती थी कि अब अमेरिका में खूबसूरत लोग नहीं है, बड़ी बड़ी कहानी है। तो मैं कहानियों पे आऊंगा कि कैसे सूरज की क्या दास्तान है। सूरज पे हम लोग बात कर सकते हैं 1 घंटे, मून पे 1 घंटे, प्लैनेट्स पे, अर्थ पे, लाइट पे, वाटर पे, एयर पे, मिट्टी पे, चट्टानों पे, पेड़ पौधे, जानवर, मेटल, बिग बैंग, राइट। और फिर इन चीजों की साइंस क्या होती है इनके पीछे, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है या हमें लोग क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर केमिकल्स की बात करूंगा, कि जो युद्धों की बात करूंगा, कि जो वार होता है उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कब केमिस्ट्री यूज करते हैं, कब फिजिक्स यूज करते हैं, कब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो धीरे धीरे जिंदगी थोड़ी समझ में आने लगती है कि ऐसा है ना? कुछ समझ रहे हैं? लिखना नहीं है, ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी क्लास होगी, अभी तो 11th वाले लोगों की क्लास नहीं हो रही है, मुझे तैयार करना पड़ेगा। आप थोड़ी जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि बच्चे बर्बाद होने की जो रफ्तार होती है, सबसे ज्यादा बर्बादी होती है क्लास 9th और 10th में। क्योंकि 9th 10th में ये कुछ पढ़ाते ही नहीं है, इतनी पतली पतली किताबें दे देंगे सड़ी हुई। केमिस्ट्री में इनको पीरियाडिक टेबल पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं दुनिया भर का एसिड और बेस, ये सब पढ़ाते हैं। इनको सबसे पहले पीरियाडिक टेबल पढ़ाना चाहिए। उनके कौन सा केमिकल, 10 मेटल्स जिन्होंने दुनिया को बदला, 10 स्टफ जिन्होंने दुनिया को बदला, वो ऐसे इनको बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात ऐसे करेंगे जैसे कि पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो कहीं समझदार ना हो जाएं। ऐसे ये बात कर रहे हैं। शिक्षा की किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि हम जिस बच्चे को पढ़ाएंगे वो 20 साल बाद वो पीढ़ी निकलेगी, 10 साल बाद वो समझदारी दिखेगी, है ना? वो इट विल टेक टाइम। एक पौधे को बड़ा करने में 10 साल समय लगता है, एक आदमी के पौधे को बड़ा करने में 20 साल समय लगता है। अब रोज रोज पौधे को उखाड़ उखाड़ के चेक नहीं कीजिएगा कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यहाँ क्या गवर्नमेंट हाईवे बनवा दे रही है, तो तुरंत दिखने लग रहा है कि हाईवे तो बड़ा बढ़िया बना, ताली बजा दी गई। तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में जा रही है जो कि तुरंत तुरंत लोगों को दिखा सके कि हमने ये काम किया। केजरीवाल ने स्कूल की बिल्डिंगें बनवा ली हैं और खटारा मास्टर स्कूलों में भर रखे हैं। शिक्षा पद्धति बड़ी अच्छी हो गई दिल्ली की। मूर्ख बोलते हैं सब, मेरे कई शिष्य हैं। मैंने कहा कि मूर्खों का झुंड है, स्कूल की बिल्डिंग बनवा देने से टीचर नहीं बदल जाएंगे। केजरीवाल की भी हैसियत नहीं और मनीष सिसोदिया की भी हैसियत नहीं है कि वो स्कूलिंग के एजुकेशन, टीचर कहां से ले आओगे? टीचर चाहिए ना उसके लिए। बीएड करा के तुम टीचर ले आ रहे हो। जो आदमी, हाँ, तुमको तमीज के लोगों को ले आओ, तमीज के लोगों की अच्छी वीडियो बना दो, सारे बच्चे देखेंगे, सीखेंगे। हर स्कूल में खटारा मास्टर भरे हुए हो और हैप्पीनेस प्रोग्राम। अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ने से हैप्पी हो जाते तो अलग से हैप्पीनेस प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहती। पढ़ा पढ़ा के दुखी कर दे रहे हो, फिर अलग से हैप्पीनेस प्रोग्राम चला रहे हो। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि हम लोग आने वाले समय में मैं इसी पैटर्न पे काम करूंगा, और ये जल्दी हम लोग एक टीचर आपके लिए ले आएंगे जो आपके क्लास 9th की चीजें आपको पढ़ाएंगे। मैं कक्षा 9th का सिलेबस आपको कतई नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? कतई नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, 11th का पढ़ा दूंगा, जिससे 9th आपको एकदम धुआं लगने लगेगा। आपको 11th के, आप 15 दिन मेरी क्लास कीजिएगा, आपको आईटी के सवाल में धुआंधार लगवाने शुरू करूंगा। आप कहिएगा कि ये तो बड़ा इजी है, तो 6th 7th की चीज है। तो क्लास 6th 7th 8th के बच्चे को मैं समझा समझा करके आईटी के सवाल लगवा दूंगा, बोर्ड के सवाल लगवा दूंगा। लेकिन स्कूल वालों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, स्कूल वालों से एकदम हाथ जोड़ता हूँ कि भैया तुम अपने स्कूल की चारदीवारी में अपना सर्टिफिकेट बांटो और अपनी सड़ी हुई किताबें लेके सड़े हुए टीचरों के साथ बैठे रहो, है ना? तो मैं तो इसी पैटर्न पे काम कर पाऊंगा, ठीक है? तो हम लोग अगले बार सन पे बात करेंगे। आप बताइए किस पे बात करूं? शायद लाइट पे बात करूं कि सन पे बात करूं? किस पे?
लाइट पे। चलिए अगले बार हम लोग लाइट पे बात करेंगे, आपको इतना मजा आएगा कि यार क्या हुआ। अच्छा एक कुछ बातें मैं और बता दूं इसमें, आखिरी बात कि आइंस्टाइन ने कुछ बातें गलत भी बोली थी, मतलब उसकी बातें कुछ गलत हो गई थी, ठीक है। आइंस्टाइन ने जैसे इतनी बातें बोली थी, हाँ आइंस्टाइन ने 6 बातें तो बड़ी सुंदर बोली थी, हर बात अपने आप में एक ब्रेक थ्रू थी, हर बात अपने आप में एक सनसनी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाया, हर एक एक बात ने। लेकिन आइंस्टाइन ने 2 बातें बिल्कुल ही गलत साबित हुई। आइंस्टाइन का यह कहना था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो जैसा है वैसा है, जो चीज जहां है पड़ी है, यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा है। आइंस्टाइन का यह कहना गलत था, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जो चीज हमसे जितनी दूरी पे है वो उतनी रफ्तार से हमसे दूर भाग रही है। ये बात सच, पहली बात आइंस्टाइन का यह कहना गलत था। दूसरी बात, क्वांटम मैकेनिक्स की चीजों को आइंस्टाइन ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल फर्जी बात है और भगवान जो है जुआ नहीं खेलता है। लेकिन इस साल का नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिला है, 3 लोगों को, वो कह रहे हैं कि भगवान जुआ ही खेलता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में तीनों बातों ने आइंस्टाइन को यहां पे गलत किया है कि आइंस्टाइन 2 जगहों पे गलत था कि ब्रह्मांड एक्सपैंड नहीं कर रहा है, और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स में। बाकी ये 6 बातें इतनी ज्यादा शानदार थी कि इसके लिए हमेशा, मतलब आइंस्टाइन को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं, उसको इज्जत देना भी कोई मतलब उसकी जरूरत नहीं उसको, ठीक है ना। हम लोग अपने मन में उसको इज्जत दे सकते हैं, लेकिन उसको जरूरत नहीं है आइंस्टाइन को। और आइंस्टाइन जरा सा फनी भी था, न्यूटन जरा सीरियस था। न्यूटन अकेला आदमी आया, 3 नियम बनाए, दुनिया को पकड़ाए चला गया न्यूटन। लेकिन न्यूटन बड़ा सीरियस रहता था, उसकी माँ उसको बचपन में छोड़ के चली गई थी, शादी नहीं किया, कोई प्रेम नहीं किया जीवन में, अकेले रूखे सूखे पड़े हुए हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं है, अकेले पढ़े हुए बैठे हुए हैं, नियम बना रहे विज्ञान का। आइंस्टाइन के साथ दूसरी जिंदगी थी। आइंस्टाइन वायलिन भी बजा ले रहा है, गिटार बजा रहा है, फोटो भी खिंचा रहा है, ह्यूमरस भी है, दोस्ती भी कर रहा है, प्रेम भी कर रहा है। तो आइंस्टाइन, युग बदला और चीजें रही, कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो 2 अलग अलग युग में 2 बड़े बड़े। हाँ हाँ हाँ, हम लोग आएंगे, सारी चीजों पे आएंगे, सारी चीजों पे एक एक 1.5 घंटे बात करने जैसा है, तुम्हारे दिमाग में सनसनी फैलाने जैसा है, तो तुम थोड़ा सा विज्ञान सीखना शुरू कर दोगे कि हम किन चीजों पे, ठीक है ना। चलिए अगले लेक्चर में जब क्लास होती है तो हम लोग लाइट के किसके बारे में बात करना है, सन के बारे में, लाइट के बारे में। दूसरे बेंच पे तुम बैठी हो ब्लैक, क्या नाम तुम्हारा है? आयशा। स्पेलिंग? ये ये यही नाम है? गुड। तो आशा का ये कहना है कि भाई अगले बार हम लोग सन के बारे में बात करेंगे। चलिए सूरज के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारी जानकारियां सूरज के बारे में मैं भी मेहनत करके लाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं रट के आ जाऊंगा, पूरी प्रयास करूंगा, चीजों को अच्छा करूंगा, ठीक है, ताकि आपको सूरज के बारे में बहुत सारी चीजें पता चले, ठीक है ना। और हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, कोई सिलेबस नहीं स्कूल फिर स्कूल का, हम लोग इसी को पकड़ेंगे कि भैया हमारे पास जो चीजें पहले मिली थी हम उसको देखेंगे, और हम लोग क्या हमारे पास पहले से मौजूद थी हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। आगे तुम बस जम्हाई ले रही हो, ठीक है। थैंक यू, बाय। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या चीज?